तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। काफ़ी दिनों से समाचार पत्रों में, कुछ वेब चैनल्स पर देखने में आ रहा था कि जिन अभिभावकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की फीसों को लेके, उनकी कुछ बातों को लेके कई अभिभावक नाराज़ होते थे। कईयों ने नारेबाजी भी की, कईयों ने प्राइवेट स्कूल वालों को धमकी भी दी कि हम स्कूलों से बच्चों को निकाल लेंगे। हमने उन चीज़ों को चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों ने समाचार पत्र के माध्यम से उसको प्रकाशित किया, लेकिन हमारे दिल में एक बात थी कि कम से कम हम स्कूल वाले संचालकों से भी इस बारे में पता करें कि अभिभावक जो अपनी बातों को लेके, अपने बच्चों को लेके नारेबाजी कर रहे हैं, स्कूलों में धमकी दे रहे हैं, वो अपनी जगह कहाँ तक सही हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल वालों को जो वो बदनाम कर रहे हैं, क्या प्राइवेट स्कूल वाले अपनी जगह सही हैं या नहीं हैं। यही जानने के लिए आज हम आए हैं अम्बाला के सेंट जोसेफ स्कूल, और हम रूबरू हो रहे हैं यहाँ की मैडम प्रिंसिपल सचदेवा जी से। सचदेवा जी, मैडम, गुड आफ्टरनून। A very good afternoon, sir. Mr. Gulati, I am very happy and welcome you in St. Joseph premises, and I am thankful to your channel, Haryana Eyes, Ambala Eyes channel. And in pandemic time, in last 3 months, I think so, from your channel we are able to express ourselves, express the problems we are facing as the school principal, and on behalf of my management definitely I want to convey many things. बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मन में इतना कुछ है, और मैं अपने दिल से, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि चलिए किसी ने तो हमारे को भी सुनने के लिए सोचा। थैंक यू सो मच। मैडम, सरकार ये कह रही है, कहती है बार बार कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालें और उसने सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन जबकि ज़्यादातर देखने में ये आया है कि खुद जो सरकार में रहने वाले या मंत्री हैं या जो IAS ऑफिसर हैं, जो इन बातों को कह तो रहे हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन उनके खुद के बच्चे जबकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शायद ही कोई 1-2% मेरा ख्याल ऐसा हो कि किन्हीं अधिकारी का या किसी मंत्री का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। तो ऐसा क्यों है कि वो खुद तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा जाए? तो ये दोगली नीति अपनाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गुलाटी जी, दोगली नीति नहीं, दोगले लोगों की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, यही है डेमोक्रेटिक कंट्री में। सरकार कौन है? सरकार हम सब मिलकर बनाते हैं। सरकार कुछ नहीं कहती है, सरकार में कुछ दोगले लोग हैं जो आम जनता, पेरेंट्स, स्कूल संचालकों के बीच में और सरकार के बीच में एक तरह की खाई खड़ी कर देते हैं। कई बार उनके रॉन्ग मैसेजेस ऊपर तक, प्रशासन तक जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी नीतियां बन जाती हैं। बाद में जब प्राइवेट स्कूल्स या कोई भी इंसान अपना पक्ष रखता है और उस पक्ष को देखा जाता है, तो उन नीतियों में बदलाव भी किया जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, ये पेरेंट का डिसीजन है कि वो कहाँ पढ़ा रहा है। एक IAS ऑफिसर का बच्चा या एक डिफेंस मिनिस्टर का बच्चा या प्राइम मिनिस्टर का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, ये पेरेंट्स डिसाइड कर रहा है। और अगर इतने इंटेलिजेंट, एजुकेटेड पेरेंट्स भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, तो इसमें मंथन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। ये प्राइवेट स्कूल्स ने नहीं सोचना है, ये उन गवर्नमेंट स्कूल्स, उनके जो मुखिया हैं और जिनके अंडर में ये आते हैं, उन्होंने सोचना है। और पीछे एक ये भी बात आई थी कि प्राइवेट स्कूल्स कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करें, ऐसी भी नीति के बारे में चर्चा हुई है। तो इसका कुछ तो कारण है कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छे से वर्क कर रही हैं, अच्छे से पढ़ा रही हैं, और चाहे आप या मैं, हम अभिभावक भी हैं, जब हम शिक्षा को अपने बच्चे को देने के लिए निकलेंगे, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को शिक्षा एक अच्छी जगह पे दें कि जहाँ से पढ़कर हमारा बच्चा आगे निकल सके? क्या ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से सरकार प्राइवेट स्कूलों पर अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रही है, या उनके ऊपर कहा जाए कि ऐसी कंडीशनें लगा दे रही है कि प्राइवेट स्कूल या तो खुद बंद उन्हें करना पड़ेगा या बंद होने के कगार पर वो खड़े हो जाएंगे? इस बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज अ प्रिंसिपल ऑफ
a school from last 14 years, ऐसी कई बार फीलिंग आने लगती है और मन बड़ा भ्रमित भी होने लगता है। सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि जब सरकार के अलग अलग कानून आते हैं, नीतियाँ आती हैं, कि जब क्या सरकार ने कोई कानून या नीति बनाई है प्राइवेट स्कूल के लिए, तो क्या ये एक तरफा नीति है, क्या ये वाकई हमें प्रताड़ित करने के लिए है? क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में मेरी एजुकेशन हुई है, मेरी हायर एजुकेशन, जितना मैं जानती हूँ हमारी वर्किंग पॉलिसी को, गवर्नमेंट वर्किंग पॉलिसी को 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिया ने मिक्स्ड इकॉनमी अडॉप्ट करी। जब इंडिया ने मिक्स्ड इकॉनमी अडॉप्ट करी तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को अडॉप्ट किया गया। प्राइवेट सेक्टर मीन्स जो भी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स को एजुकेशन देने में प्राइवेट स्कूल्स को वेलकम किया। प्राइवेट स्कूल्स आए, वो सरकार का हिस्सा है। सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है एजुकेशन का ताकि शिक्षा को बढ़ाया जा सके। सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं होंगे जिसकी वजह से मिक्स्ड इकॉनमी में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया गया। अब हो सकता है कोई कुछ बिचौलिए, मध्यस्थ, कुछ लोगों के मन में ऐसा आता हो कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छा क्यों कर रहे हैं, और कुछ नीतियां ऐसी बना दी जाती हों। शायद प्रशासन को, मैं ये तो नहीं कहूँगी कोई प्रशासन को सरकार को भ्रमित कर सकता है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी सरकार कौन है? सरकार हम लोग, आप लोग ही सरकार हैं। अगर हम एक पक्ष का सुन के सिर्फ सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूल्स को हम अलग अलग समझेंगे, सरकार अलग अलग समझेगी, तो हम फिर मिलकर कैसे चलेंगे? मैम, प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में भी काफ़ी फ़र्क है, और ये खुद देखने में आया, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये भी हुआ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, कहीं पर 2-2 टीचर हैं, और कहीं पर स्कूल में इतने टीचर हैं कि इतने बच्चे नहीं हैं, और खुद उनके रिजल्ट ख़राब होने की वजह से सरकार ने कई स्कूलों को बंद भी कर दिया है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में तो एक तरह से होड़ लगी होती है, कंपटीशन होता है कि हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट में आएँ, और वो यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और लेकिन सरकारी स्कूलों में जबकि ये पढ़ाई भी कम है, और अगर इनके सरकार के कहने में आकर बच्चों को पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में डाल भी देंगे, तो क्या माना जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर चुका बच्चा अपनी उस पढ़ाई को उस सरकारी स्कूल में उसी तरह से जारी रख पाएगा? देखिए, पेरेंट्स क्या करेंगे, वो सरकारी स्कूल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये बहुत एक सोचने का विषय है। मैं सेंट जोसेफ मैनेजमेंट मिसेस किरण बैनर्जी जो हमारी डायरेक्टर हैं, और हमारी डिप्टी डायरेक्टर मिसेस आशिमा किरण बैनर्जी, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी जो सोच है वो बिल्कुल एजुकेशनिस्ट सोच है, नंबर 1। अब अगर मैं बात करूं, जैसा आपने कहा कि सरकारी स्कूल में कितना काम हो रहा है और प्राइवेट स्कूल में कितना काम आ रहा है, अगर आप फ़र्क समझने की कोशिश करें तो आप इस फ़र्क को, एक एजुकेशनिस्ट बंदा जो अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है वो समझ जाएगा। सुबह हम बच्चों को रेडी होके यूनिफॉर्म में, ताकि उनको फ़ील आए कि वो स्कूल जा रही हैं, वो लेज़ी फ़ील ना करें, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपनी टीचर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, असेंबली होती है ऑनलाइन, गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, प्रेयर होती है, उन्हें अच्छी बातें बताई जाती है, उन्हें मॉरल वैल्यूज़ के लेसन दिए जाते हैं जीके, ताकि वो बिल्कुल ये ना समझे कि वो स्कूल से दूर हैं। जनता कर्फ्यू 23 मार्च को हुआ, और 25-26 मार्च के करीब हमें ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ गए CBSE की तरफ से और हमारे को डायरेक्टरेट की तरफ से कि ऑनलाइन एजुकेशन को चालू रखा जाए। इसका मतलब प्राइवेट स्कूल्स ने बिल्कुल, हम सरकार के अंडर में हैं। पहली बात तो ये समझना है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि प्राइवेट स्कूल्स अलग हैं और सरकार अलग है। प्राइवेट स्कूल सरकार के अंडर में है, हमारी कोई नीतियाँ सरकार से अलग नहीं है। हम बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के काम करते हैं, जैसा जैसा हमें कहा जाता है। फॉर्म 6 भरना है, बच्चों को पढ़ाना है, छुट्टियां करनी है, गैजेटेड हॉलीडे है, कुरिकुलम फॉलो करना है, वी डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करते हैं। तो हमारे स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल में, सुबह की जो असेंबली है, गायत्री मंत्र है, सब प्रॉपर होता है, योगा, मेडिटेशन, पेरेंट्स को, मदर्स को भी समझाया जाता है, बच्चों को उठाइए। अब इस चीज़ को अगर कुछ गलत लोग ये कह दें कि यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जा रही है, क्या एक डॉक्टर रेडी होके अपनी यूनिफॉर्म में नहीं जा रहा पेंडेमिक में? ऐसी सिचुएशन में जब एक बच्चा, ऑनलाइन क्लासेस स्कूल लग रही हैं, स्कूल्स आर नॉट ऑफ, पेंडेमिक में स्कूल बंद नहीं हुए हैं, शिक्षा घर घर पहुंच गई है, स्कूल घर तक पहुंच गया है, हर बच्चा स्कूल आ रहा है, लेकिन सिर्फ स्कूल की बाउंड्री में नहीं आ रहा, वो तैयार होता है ऑनलाइन, मतलब बच्चा स्कूल में है, अपने घर से ही स्कूल में है। तो प्राइवेट स्कूल्स ने असेंबलीज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को, जीके को, योगा, मेडिटेशन, हमने सब चीज़ें कंटिन्यू रखी।
उसका भी प्राइवेट स्कूल्स का मजाक बनाया गया, हमारा मजाक बनाया गया, हमारे पर ये आरोपण किया गया कि आप बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के बहाने उनको यूनिफॉर्म पहनने के लिए कह रहे हैं। ये गलत है, सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी एजुकेशन सोच क्या कहती है कि बच्चा जब यूनिफॉर्म पहनेगा, स्मार्ट लगेगा, उसको फीलिंग आएगी मैं स्कूल में हूँ, और वो अपना पढ़ने बैठ गया। क्या सरकारी स्कूल में ऐसा हो रहा है? मैडम ये किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसा हो रहा है? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए देखिए। सिर्फ दोष लगाना बहुत अच्छा है। मैं हमारे ग्रंथ में से उदाहरण दूंगी, दोष तो सीता जी पर भी लगा था, दोष सीता जी पर भी लगा था, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूल्स को अलग क्यों समझती है? सरकार आते हैं ऑफिसर्स, इंस्पेक्शन होते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं, चेकिंग होती है। तो हम क्या मनमर्जी कर रहे हैं? हम कोई मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो एजुकेशन में बेस्ट हैं। इसलिए हमें सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स को अच्छा माना जाता है। मैडम, लॉकडाउन के दौरान ये पता चला है कि करीब 50% से भी ऊपर अभिभावकों ने अपने बच्चों की फीस स्कूल वालों को नहीं जमा कराई है। तो ये पिछले 3 महीने से जो फीस नहीं आ पाई बच्चों की, तो आपके स्कूल की जो स्टाफ हैं उनकी सैलरी, टीचर्स की सैलरी और स्टाफ की सैलरी, आपके ऊपर ये कितना बोझ पड़ा होगा? ये इसको आपने कैसे अरेंज किया होगा मैम? देखिए गुलाटी जी, जब लॉकडाउन हुआ तब हमें वाकई नहीं पता था कि हम कितनी दुविधा में और कितनी परेशानी में हैं, काम शुरू कहाँ से करें। टेक्नोलॉजी हर्डल था। एजेड टीचर्स भी हैं जो 50 इयर्स क्रॉस कर चुकी हैं, जिन्होंने ज़्यादा ऑनलाइन जूम, गूगल मीट पे पढ़ाया नहीं है, उनको वो सब सिखाना इशू था। लॉकडाउन में जो फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन जब तक रहा, मिलना पॉसिबल नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, तो एक फ़ोन के माध्यम से इन सब चीज़ों के साथ हमने शुरुआत करी। उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे पास पढ़ते हैं सेंट जोसेफ में पढ़ने वाले, वो सब बच्चों को एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाए। रिपोर्ट कार्ड्स बने, रिज़ल्ट आउट हुआ, व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन सारा रिज़ल्ट दिया गया। मैनेजमेंट ने टीचर्स को गाइड किया हर तरह से, टीचर्स ने काम करना शुरू किया। कहीं भी किसी टीचर ने ये नहीं सोचा कि अब फ़ीस का इशू, तो हमने सोचा ही नहीं था कि फ़ीस नहीं आएगी। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया था कि आप काम करो और आपको पैसा नहीं मिलेगा, और हमने सोचा भी नहीं कि हमारी फ़ीस कैसे आएगी। हमने सिर्फ काम करना शुरू किया। स्कूल में टीचर्स को गाइड करके, मैनेजमेंट ने उनको ट्रेनिंग दे के, समझा के सब चीज़ें शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हम जागृत हुए जब हमने न्यूज़ में, चैनल्स के थ्रू पढ़ना शुरू किया कि पेरेंट्स कह रहे हैं हम फ़ीस नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल फ़ीस नहीं आई, नहीं दी पेरेंट्स ने फ़ीस, वो इशू रहा। लेकिन हमने फिर भी अपनी ड्यूटी करी, टीचर्स ने अपनी ड्यूटी करी। सैलरी इश्यूज़ आए, फ़ीस हमारी आई नहीं, कब आएगी नहीं पता था, पर हम चलते रहे। हमारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करी, सब कुछ उनको मिला घर बैठे। जब एक पेरेंट बच्चे को दवाई देता है, अपने घर के बुज़ुर्ग को दवाई देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, बिजली का बिल देता है, एजुकेशन को पेरेंट्स ने पीछे कैसे कर दिया, सोचने की बात ये है। इसमें से भी बहुत सारे पेरेंट्स ने इसलिए फ़ीस नहीं दी क्योंकि उनके पास थी नहीं, क्योंकि एक समाज में ये बात फैला दी गई कि फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इसको माफ़ कर देगी। कुछ लोगों ने अपने वोट बैंक की राजनीति में, कुछ लोगों ने भ्रमित करके, ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा बड़े बड़े रिपोर्टर्स, एडिटर्स, हम लोग रिपोर्टर्स एडिटर्स भी बन गए। जगह जगह इंटरव्यू होने लगे पेरेंट्स के। कई पेरेंट्स, हो सकता है किसी स्कूल के पेरेंट्स भी नहीं थे, रैलियां निकालनी शुरू हो गई, मोर्चे खुलने शुरू हो गए कि फ़ीस नहीं देंगे क्योंकि स्कूल्स बंद हैं। स्कूल्स बंद नहीं हैं, स्कूल्स तो चल रही हैं, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग्स में बच्चे नहीं आ सकते हेल्थ रीजंस की वजह से। और कोविड-19 में अपनी जीवन शैली को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी 50 इयर्स की टीचर गूगल मीट, जूम यूज़ कर सकती है, तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? जो आज यंग जनरेशन है, सोच सिर्फ कुछ पेरेंट्स के दिमाग को बदलने की है, सिर्फ कुछ पेरेंट्स को जो कि भ्रमित हैं, और वो आगे आएँ, फीसेस दें, ताकि जो टीचर्स उनके बच्चों के लिए काम कर रही हैं दिन रात। आज स्कूल सिर्फ 2 बजे तक नहीं चल रहा है, 24/7 स्कूल चल रहा है। पेरेंट आज एक एप्लीकेशन सिर्फ व्हाट्सएप पे भेज देता है, पहले वो स्कूल देने आता था, पहले उसका अपॉइंटमेंट होता था, वो मिलता था। आज पेरेंट सिर्फ घर से एक ईमेल कर देता है और उसको सब फैसिलिटी मिल रही है। इतनी फैसिलिटी के बाद भी अगर कोई पेरेंट ये बोल दे कि मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को सुविधा नहीं मिल रही, मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ? इसमें उन टीचर्स को नुकसान हुआ
जो एक सैनिक की तरह बच्चों की एजुकेशन को लेकर डटी रहीं। पेरेंट्स नहीं डटा रहा, टीचर डटी रहीं, काम करती रहीं, लेसन्स जाते रहे, पढ़ाई चलती रही ऑनलाइन, और उनको सपोर्ट किया मैनेजमेंट ने, ये कह के आप नहीं घबराओ, फीसेस आएंगी, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी की है। ड्यूटी एंड राइट साथ साथ चलते हैं, ड्यूटीज़ एंड राइट साथ साथ चलते हैं। जब टीचर्स ने अपनी ड्यूटी की है तो उनका राइट है उनकी सैलरीज मिलना, और इसमें दिक्कतें बहुत आई, सैलरीज लेट भी गई, नहीं भी गई, पर टीचर्स ने आके हमको परेशान नहीं किया। उन्होंने कहा मैडम हम काम कर रहे हैं, हम चलेंगे आपके साथ, कोई बात नहीं। मैडम, सरकार ने 134A बनाया, उन्होंने शायद ये सोचकर बनाया भी वो गरीब परिवार जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते, उनको उन प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा दिलवाई जाए। लेकिन जैसे पता चला कि सरकार ने तो देखा नहीं खुद आकर, लेकिन जो यहाँ के खुद डिपार्टमेंट थे, चाहे वो कंसर्न DO विभाग था या शिक्षा विभाग था, उनके थ्रू हुई उनकी कार्रवाई, उनको जांच की गई और उनको आपके स्कूल में भेज दिया गया। जबकि ये पता चला था कई स्कूलों को तो ये भी पता था कि जो बच्चे हमारे स्कूल में सरकार की तरफ से 134A के तहत आए हैं, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे परिवारों से हैं वो बच्चे, और उनके पेरेंट्स जबकि एक ठीक तरह फीस दे सकते हैं, लेकिन सरकार के एकदम आदेश थोप देने के बाद स्कूल मजबूर थे, तो जिस बच्चे को भेज दिया गया स्कूल को एडमिशन करना पड़ा। तो ये सुनने में आया कि 134A के तहत जो स्कूलों में बच्चे भेजे गए थे, सरकार ने जो अपनी तरफ से उनकी फ़ीस देनी निर्धारित करी थी, सुनने में आया कि वो फीस भी सरकार ने स्कूलों को पिछले 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, सुनने में आया कि 3-4 सालों से नहीं दी है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये बात सही है, और आपके स्कूल में 134A के तहत कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों की फ़ीस सरकार की तरफ से क्या आपको आज की तारीख तक रेगुलर आ रही है? सबसे पहली बात, मैं फिर से बात दोहराना चाहूँगी, जब सरकार ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बनाया है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर से कुछ खरीद नहीं सकते, गवर्नमेंट उसको राशनिंग करती है, PDF सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जब शिक्षा की बात आती है तो सरकार ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, सरकारी स्कूल हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब तरह की फैसिलिटी है, वेल कंस्ट्रक्टेड है, एडुसेट, सब तरह की उनके पास सुविधाएँ हैं। पहली बात तो सरकार को इन बच्चों को इन्हीं स्कूल्स में भेजना चाहिए, क्योंकि सरकार वहाँ पर पूरा खर्चा कर रही है। चलिए, किसी भी कारणवश, किसी भी तरह की वोट बैंक की राजनीति में अगर ये 134A के बच्चों को कहा गया, जिन्हें 134A, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए वो 134A का है, क्योंकि 134A का मतलब मेरा पेरेंट पैसा नहीं दे सकता। एक छोटे से बच्चे के 6 साल 7 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, तुम 134A के हो, इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते हैं। ऐसा करके जब एक बच्चे को भेजा जाता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के, तो आप सोचो उस बच्चे के मानसिक विकास उसका कैसा हो रहा होगा। ये नहीं होना चाहिए, इन बच्चों को सरकारी स्कूल में रहना चाहिए। चलिए, अगर गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी कहा कि सरकार के अंडर में है प्राइवेट स्कूल्स, वो सरकार के सब नियमों को फॉलो करते हैं एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। 134A के स्टूडेंट्स हमें दिए गए, मेरे पास इस टाइम 130 चिल्ड्रन 134A में पढ़ रहे हैं, एंड इनका जो भी, जब सरकार ने रूल बनाया था कि ये पढ़ेंगे और इनका पूरा का पूरा आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग पेमेंट दी जाएगी, वो पिछले सालों में नहीं दी गई। बहुत सारे लेटर्स डाले गए, बहुत सारे रिमाइंडर्स दिए गए, लेकिन नहीं दी गई। तो आप सोचिए, क्या ये 130 बच्चे सेंट जोसेफ स्कूल, क्या ये सेंट जोसेफ स्कूल उन बच्चों पर खर्चा नहीं कर रहा है? क्या इन 130 बच्चों पर जितना खर्च हो रहा है सरकार दे रही है? नहीं दे रही, कहने के बावजूद भी नहीं दे रही। हाँ, पिछले साल बहुत सारे रिमाइंडर्स और सरकार से बात करने के बाद कुछ सुना गया और थोड़ा बहुत पैसा आया, लेकिन वो भी सिर्फ सरकारी फ़ीस के अकॉर्डिंग, ना कि हमारे स्कूल की फ़ीस के अकॉर्डिंग। तो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर था। अब सरकार कह सकती है कि मैंने दे दिया, अब सरकार कह सकती है मैंने दे दिया, कितना दिया, पूरा दिया, एज़ पर नॉर्म्स दिया, वो बात आप आज भी पूछ के देखें, आपको वो रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिला पैसा। अभी पिछले दिनों सरकार ने एक नियम बनाया, जिस नियम के तहत अगर बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेता है तो उसे पुराने स्कूल से जो TC मिलनी है, NOC मिलना है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन, जिसके शायद अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी हैं, और वो अपने प्राइवेट स्कूलों की लड़ाई पूरे ज़ोर शोर से लड़ते हैं। और देखने में तो आए पिछले दिनों तो जब वो चुनाव होने थे, विधानसभा चुनाव, उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया था भाई इस वर्तमान सरकार की प्राइवेट स्कूलों के बारे में बरती जा रही दमनकारियों नीतियों को देखते हुए वो बिल्कुल भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा उनका साहसिक कदम था। तो अब उन्होंने संघर्ष किया, प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने
सरकार ने कुछ दिन के लिए इस बात को मान लिया कि नहीं, अब उन्हें प्राइवेट स्कूल से वो फार्म लाना पड़ेगा, लेकिन अभी सुना है फिर एकदम से अपने उसी कहे बात से फिर सरकार पलट गई है और सरकार ने सिर्फ एक नया वो बना दिया है कि 15 दिन का समय दे दिया, अगर 15 दिन में वो नहीं ला पाता है तो उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो क्या ये नहीं समझा जा सकता कि अगर बच्चा पहले स्कूल से अपनी टीसी नहीं लाएगा और दूसरे स्कूल में आके उसका नाम लिखा जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं होगा उस बच्चे का नाम तो दो स्कूलों में एक तरह से लिखा रहेगा और जिन स्कूलों से वो अपने ड्यूज़ नहीं भी क्लियर करेगा वो नुकसान उनको होगा? तो इस बारे में भी सरकार इस नियम को बना के क्या एक प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत गलत नहीं कर रही है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुलभूषण शर्मा जी जो प्रधान हैं, मैं उनका रिगार्ड करती हूँ। और रही बात सेंट जोसेफ स्कूल की, सेंट जोसेफ स्कूल का मोटिव है शिक्षा बांटना। हर बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला ग्रोथ होनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी हमारे पास पेरेंट्स हैं वो हमारे को पार्टनर्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं। वो एक ट्रस्ट के साथ हमारे पास बच्चा भेज रहे हैं। अब भाजपा की सरकार है या कोई और सरकार है, हम सरकार के अंडर में हैं, सरकार के नियमों को मानते हैं। क्या कई बार ऐसा नहीं लगता आपको भी कि हो सकता है कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए स्कूलों को, सरकार को आपस में आमने सामने फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रही हो? कई बार मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन को सोचती हूँ, तो ज़्यादा समय इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगता है हमारा। और रही बात MIS पोर्टल की, गवर्नमेंट ने MIS पोर्टल बनाया, बहुत अच्छा पोर्टल है ये। इसमें बच्चे की सारी जानकारी होती है। इसमें जो एक मिसिंग चीज़ है, एज अ प्रिंसिपल मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इसमें फ़ी का कॉलम नहीं है। कोई भी जो सर्विस है, जो टर्शरी सेक्टर होता है जिसमें सर्विस दी जाती है, टीचर्स, एजुकेशन, सब टर्शरी सेक्टर में आता है। इस सेक्टर में सर्विस दी जाती है और उसका पेमेंट आता है। तो इस MIS पोर्टल पे एक तो कॉलम नहीं है फ़ीस का, जो होना चाहिए। नंबर 2, सरकार ने ये नीति बनाई, सरकार ने नहीं, कुछ लोगों ने जो नीति बनाई होगी, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, शायद उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही ये ऑर्डर निकला कि प्राइवेट स्कूल का कोई भी बच्चा या किसी भी स्कूल के एक बच्चे को दूसरे स्कूल में जाने के लिए SLC लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक बच्चा 15 दिन से हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमारे पास MIS पोर्टल में रजिस्टर्ड है। अब वो दूसरे स्कूल में जाएगा, जब तक हम उसको SLC नहीं देंगे वो दूसरे स्कूल में जाके रजिस्टर नहीं हो सकता। ऐसे में सरकार ने अपनी ही नीति को, अपने ही MIS पोर्टल को एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सरकार को ये सोचना चाहिए था, जिन भी लोगों ने इस चीज़ को बनाया कि आप SLC लिए भी ना जा सकते हैं, इसका मतलब MIS पोर्टल में वो सेंट जोसेफ के पास बच्चा है लेकिन वो किसी सरकारी स्कूल में नहीं गया। फिर जब इस बारे में मनन किया गया तो इस बारे में मनन करने पर पता चला हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर एक सरकार का दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि चलिए प्राइवेट स्कूल्स को 15 दिन का टाइम दिया जाता है और वो 15 दिन में बच्चे की SLC इशू कर लें। क्या प्राइवेट स्कूल से पूछा गया कि इस बच्चे के ड्यूज़ क्लियर है कि नहीं? क्यों नहीं MIS पोर्टल पर फीस का कॉलम डाला गया? सरकार को अपने आप पता चल जाएगा कि SLC इशू हो सकती है कि नहीं। प्राइवेट स्कूल सरकार का पार्ट है। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि सरकार इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करे। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स अलग अलग नहीं चल रहे हैं, दोनों एजुकेशन बांट रहे हैं। कुछ लोग भ्रमित करके प्राइवेट स्कूल्स को सरकार के सौतेले बच्चे बना रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए चलते चलते हम मैडम लास्ट में यही पूछना चाहेंगे कि कुछ स्कूलों के बाहर अभिभावक खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। और हमने जो अपने स्तर पर थोड़ी जांच की है इस बारे में, जबकि मैं प्रेस एसोसिएशन का, हरियाणा प्रेस क्लब का यहाँ से ज़िले का प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें ये भी पता चला है कि हमारे कुछ मीडिया के लोग ही कुछ अभिभावकों को सिर्फ अपने चैनल की थोड़ा अपना वो बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए उनसे जान के नारेबाजी करा रहे हैं, उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं। और ये भी सुनने में कुछ स्कूल की टीचरें भी ऐसी हैं जिन्हें उनके स्कूलों में अपने ठीक तरह से काम ना करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाला गया है। वो टीचरें भी उन अभिभावकों के साथ मिलकर उनको पीठ पीछे होकर उनके काम कर रही हैं और उनसे नारेबाजी करवा रहे हैं, स्कूलों को बदनाम करवा रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, जो अभिभावक है, पेरेंट है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल में लाया है। एक अच्छा पेरेंट कभी भी नारेबाजी नहीं करता है, क्योंकि स्कूल्स में प्रिंसिपल भी नहीं सुनती हैं तो मैनेजमेंट, एक कमेटी बनी होती है, SMC होती है, PTAs होते हैं, PTMs होती हैं, जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। हर महीने पेरेंट्स मिलते हैं। अगर पेंडेमिक को छोड़ दें, इसके अलावा पेरेंट्स आते हैं, बात करते हैं।
बच्चे की ग्रोथ को डिस्कस किया जाता है। स्कूल में सजेशन बॉक्स होते हैं एंड इन द स्कूल पेरेंट्स आर ऑलवेज वेलकम टू गिव देयर सजेशंस। वो अपने सजेशंस देने के लिए हमेशा वेलकम रहते हैं। स्कूलों का राजनीतिकरण, शिक्षा का राजनीतिकरण कौन लोग कर रहे हैं, क्यों स्कूल के बाहर नारे लग रहे हैं, क्या इसमें वाकई अभिभावक हैं या कुछ लोग अभिभावकों को भ्रमित कर रहे हैं, जानने का ये विषय है। अब हो सकता है कुछ लोग अभिभावक मंच से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे स्कूल की एक अभिभावक थी एंड मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी आपके मंच से, कोमल खरबंदा मैम। वो हमारे स्कूल में हमारी पेरेंट थी, उनके दोनों बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं और अभी वो एक पेरेंट एसोसिएशन को लीड कर रही हैं। पेरेंट एसोसिएशन को लीड करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की गई है कि स्कूल में अगर एक रूल बनता है तो उस रूल के पीछे एजुकेशन सोच क्या है? अगर एक बच्चे को कहा जाता है कि तुम अपनी टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ोगे तो क्या ये एक पढ़ने का ठीक पोस्चर नहीं है? क्या एक प्रिंसिपल टीचर नहीं बताएगी कि आपको बेड पर बैठ के नहीं पढ़ना, आपको टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ना है, आपको यूनिफॉर्म में बैठना है ताकि आपको फीलिंग आए आप स्कूल एजुकेशन, आप अपने स्कूल से दूर नहीं हो। फिर उसके बाद अगर एक पेरेंट गलती से कोई ऐसी किताब खरीद लेता है जो स्कूल की वेबसाइट पर है ही नहीं, फिर उसके लिए दोष लगा दिया जाता है कि स्कूल ने महंगी किताब लगा दी। मतलब ऐसी सब चीज़ें करने से पहले आप ये भी तो देखें कि दूसरा पक्ष क्या है, स्कूल क्या सोच के कर रहा है। स्कूल ने क्यों कहा है यूनिफॉर्म में आइए, स्कूल ने क्यों कहा है बच्चा टेबल चेयर पर बैठेगा, स्कूल की डायरेक्टर क्यों कह रही हैं बच्चों को, पेरेंट्स को कि आपको हमने सिर्फ यूनिफॉर्म कहा है, अगर आपको पूरी नहीं आती देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप अपनी सिविल स्मार्ट ड्रेस में, अपने घर की ड्रेस में बैठिए, बट आप एक्टिव रहिए और पढ़िए। तो ऐसे मंचों से, अभिभावक मंच से किसी भी पर्सन का स्कूल्स पर एलिगेशन लगाना ये बात ठीक नहीं है। और पेरेंट्स का स्कूल के आगे नारेबाजी करना, वो स्कूल जो उनके अपने स्कूल हैं जिसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों के माध्यम से वो अपने सपने जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे 95% अभिभावक ऐसे नहीं दिखते हैं जो स्कूल के आगे नारेबाजी करें। वो सिर्फ पथ भ्रमित लोग होते हैं जिनको ऐसे अभिभावक मंचों से भ्रमित करके स्कूल के बाहर भेज दिया जाता है और नारे लगवा दिए जाते हैं। हम लोगों की कंप्लेंट्स भी की जाती हैं, जब उन पर इन्वेस्टिगेशन होता है ना उसमें अभिभावक निकलते हैं और ना कंप्लेंट्स में कुछ निकलता है। हम स्कूल्स हैं, हम चोर लुटेरे नहीं हैं, हम बच्चों को एजुकेशन बांटते हैं। इतना मैंने अपनी मैनेजमेंट से समझा है और सेंट जोसेफ स्कूल में काम करने के तरीके को समझा है मैंने। चलिए, धन्यवाद मैडम। हम अंत में सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कि कई पेरेंट्स जो है वो चाहते तो बहुत ज़्यादा हैं कि हमारा बच्चा पढ़े तो सिर्फ सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़े, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के दौरान कोई पेरेंट्स ऐसा निकल आता है जिसको वाकई में ये रियली परेशानी हुई है कि लॉकडाउन के दौरान वो आपके स्कूल की एक आध महीने की फ़ीस नहीं भर पाया। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि ऐसे पेरेंट्स अगर आपके पास अपना सही दर्द लेकर आएगा तो उस दर्द पर आप थोड़ा ध्यान करते हुए उसको कम से कम थोड़ा समय देंगी। बस हम अंत में आपसे यही पूछ के अपने इस खास मुलाकात को ख़त्म करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने सब पेरेंट्स के दर्द को समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा भी बीटेक कर रहा है। मेरे भी वही इश्यूज़ हैं एज अ पेरेंट। आप ये मत मान के चलिए आप एक प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं मदर भी हूँ, मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ और मैं पेरेंट भी हूँ। मैं चारों एंगल्स को अच्छे से समझती हूँ। पेंडेमिक में सब परेशान हुए हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दिक्कतें आई हैं। एज अ प्रिंसिपल अगर बात करें आप, तो मेरे किसी पेरेंट को शायद अप्रैल मई तक भी नहीं कहा गया कि आप फ़ीस दें, नहीं कहा गया। अप्रैल में फ़ीस नहीं दी, मई में फ़ीस नहीं दी, जून तक की भी फीसेस पेरेंट्स ने नहीं दी। और उसके लिए अगर कोई पेरेंट मेरे पास एप्लीकेशन लेके आया है कि मैडम मैं फ़ीस देने में असमर्थ हूँ, मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ी देर से देना चाहता हूँ, उनको टाइम भी दिया गया है। और मेरे को 2 महीने पहले एक कॉल आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपके स्कूल में 3 महीने की फ़ीसें ली जा रही हैं। मैंने कहा आप CBSE रूल पढ़िए, आपको किसने बोल दिया? CBSE तो खुद कहता है कि एक ही महीने की फ़ीस देना है, कोई एनुअल दिस इज़ सेमेस्टर फीसेस होती हैं, 6 मंथ्स फीसेस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट जोसेफ के पेरेंट्स के लिए शुरू से ये है कि वो अपनी मंथ के हिसाब से फीसेस दें। इसके अलावा कोई पेरेंट अपनी परेशानी लेके आया है कि मैं देर से देना चाहता हूँ, उनको वो परमिशन दी गई। कोई पेरेंट्स ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवाई, उनको वो भी देखा गया। और ऐसा ये रूटीन में पेंडेमिक में नहीं है,
आप जनरल भी डेटा उठा के देखें तो स्कूल्स में बच्चे बिना फीसेस के एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं। इन स्कूल, हमारे स्कूल के डेटास को जानने की कोशिश करिए कि क्या मैम मंथली आपको 100% फ़ीस पहले भी आती थी? पहले भी नहीं आती थी, पहले भी टाइम दिया जाता था, सुना जाता था। और मैं आपके चैनल से कहूँगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे सेंट जोसेफ के पेरेंट्स वो मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हमारे हैं, हम उन्हें अपना समझते हैं, वो भी हमें अपना समझें। किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाके नारे मत लगाएं, हमारे पास आएँ, हमें अपनी दिक्कत बताएं, जिन्होंने बताई है हमने उनको सॉल्व किया है। लेकिन जो हमारे पास नहीं आए, मैं एक फ़ोन पर भी अवेलेबल रहती हूँ, एक ईमेल पर भी अवेलेबल रहती हूँ और साथ साथ जवाब देती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कंप्लेंट लेके पेरेंट आएगा, कोई रिक्वेस्ट लेके आएगा, वो जेन्युइन होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मैडम। आज आपके इस इंटरव्यू ने ये तो चीज़ साबित कर दी कि जो पेरेंट्स कम से कम इस इंटरव्यू को देखेंगे उन्हें इस बात का एहसास हो पाएगा कि उनकी परेशानी तो सिर्फ एक लॉकडाउन के दौरान ही उनके साथ आई है, लेकिन स्कूल प्रबंधक जो कितने समय से सरकार की दमनकारियों की नीतियों के कारण न जाने कितनी परेशानियां झेलते हुए भी बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं। कभी अभिभावकों को ये महसूस नहीं होने दिया कि उनका दर्द कितना है, लेकिन उन्होंने अपना दर्द नहीं मतलब बताया पेरेंट्स को। अगर अभिभावक इस बात को बिना सोचे समझे अगर कुछ किसी स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हम मीडिया ये नहीं अपनी तरफ से कह सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी उन्हें ये दिखाई देता है कि इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी स्कूल उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है और कल को उनके बच्चे इसी शिक्षा को पाकर न जाने किन बुलंदियों पर जाएंगे, तो फिर उसके बाद भी स्कूल प्रबंधक ने खुद ये इस बात को चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है, अगर फिर भी कोई माता पिता अपने बच्चे की फीस देने में इस लॉकडाउन के कारण थोड़ा असमर्थ है तो अगर अपनी परेशानी भी उनको बताता है, उस परेशानी को दूर करने के बारे में भी इन्होंने अम्बालाई चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है। तो मैं अंत में धन्यवाद करता हूँ मैडम सचदेवा का। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई मैनेजमेंट, माई डायरेक्टर मिसेस किरण बैनर्जी, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।